बात की कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई शैडो बंद नहीं है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये होती है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आपने उसको कंटेमिनेशन से बचाना है। हम जो हमारे पास लेबॉर्ट्री में कोई भी सैंपल आ जाता है ना, हम उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हम नहीं दे सकते, ठीक है। हम ये कहें कि ये सैंपल हमारे पास आया, हम चाहते हैं टेस्ट बड़ा अच्छा लगे, उस पर फंगस ना आए, उसको वो ना हो, तो हम अपनी तरफ से उसको जो फंजीसाइड अप्लाई करके सफाई करके उसकी फिर हम टेस्ट लगाएंगे। ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अपने रिपीटेड एक्सपीरियंसेस से देखते हैं कि किसी कंपनी से सैंपल आ रहे हैं या हमारे फील्ड से सैंपल आ रहे हैं, अगर उनसे फंगस टेस्ट के अंदर फंगस आ भी रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि जब हमने उसको उसके अंदर रखा होता है जर्मिनेटर के अंदर, 1-2 दिन में हमें नज़र आना शुरू हो जाता है कि उसके ऊपर कुछ स्पोर्स आ रहे हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे कि सिंपली उस सीडलिंग को लाइक थोड़ा सा सिंपल वाटर से वॉश करेंगे, उसके लिए नया मीडिया प्रिपेयर करेंगे, उसको नए मीडिया पे शिफ्ट कर देंगे। इससे ज़्यादा हम पैथोजन कंट्रोल प्रैक्टिस कोई अडॉप्ट नहीं करते एज़ पर इसका रिकमेंडेशन लैब के अंदर। जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम अपना इक्विपमेंट क्लीन रखें, पेट्री प्लेट्स स्टेरलाइज कर लें, फिल्टर पेपर स्टेरलाइज कर लें, ऑटोक्लेव कर लें उनको, ठीक है। हम वाटर जो है उसको लाइक अपनी ये जो लिमिट्स मैंने बताई थी उनमें लाने के लिए हम जब हम डिस्टिल कर लेते हैं तो वो मोस्टली वो आपको पता है वो बॉयल भी हो जाता है, वो पैथोजन भी निकल हो जाते हैं, साल्ट भी निकल जाते हैं, तो मोस्टली डिस्टिल वाटर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी जो वाटर है वो इस तरह के कंटेमिनेशन फ्री है तो और लिमिट्स के अंदर है EC और pH की, तो आप सिंपल हम टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम पहले बड़ी हाई फाई डिस्टिलरी लगाएं उसके अंदर। एक और मिसकंसेप्शन हमारे क्या है कंट्री के अंदर, मैं 2017 में USA था, तो वहाँ एक प्रेजेंटेशन में एक बंदे ने उन ISTA की जो हेड थी एक्रीडेशन की, लैब एक्रीडेशन की हेड थी, उसने एक तस्वीर दिखाई पिक्चर, ठीक। तो उसने कहा कि ये एक ISTA लैब है, और वो लैब अगर आप उसको इससे कंपेयर करें तो वो सिंपली एक बेंच है, 4 जर्मिनेटर पड़े हुए हैं, 4 इक्विपमेंट पड़े हुए हैं जो उसके यूज़ के हैं। बट फ़र्क क्या है कि कोई ये हाई फाई शीशे लगाने की, कोई हाई फाई हमें वो बाहर फायर एक्सटिंग्विशर लटकाने की और वो बड़े ऑटो लॉक लगाने की, इस तरह की ज़रूरत नहीं होती उसमें। हाँ, ये हम तब करें अगर हमारे रिसोर्सेज इजाज़त दे रहे हो। हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारा की बारी आई है 1 घंटा लगा दे वो 30 से 20 पे आने में या 20 से 30 पे आने में, तो फ्लक्चुएशन वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, हर साल हम उनको कैलिब्रेट करवाएं, उनकी एक्यूरेसी देखें। हमारा एनालिस्ट जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो ट्रेंड होना चाहिए, वो प्रोफिशेंट होना चाहिए। इसका के प्रोफिशेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, प्रोग्राम होते हैं जिनमें हम अपने एनालिस्ट को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। वो सैंपल भेजें, हमारे एनालिस्ट उनको टेस्ट करके रिजल्ट भेज दें, ब्लाइंड सैंपल हमारे पास आते हैं, हमारे एनालिस्ट की एफिशिएंसी पता चल जाएगी वो कितने पानी में है, वो कर सकता है उसको मैच या नहीं कर सकता। रिजल्ट्स उनके पास मौजूद होते हैं, पूरी दुनिया में वही सैंपल, एक सैंपल वो एक लॉट का बिल्कुल यूनिफॉर्म सैंपल पूरी दुनिया में भेज देते हैं, सारी दुनिया के रिजल्ट आ जाते हैं, पता चल जाता है कि क्यों कौन से एनालिस्ट किस कंट्री से जो है वो उसमें फॉल कर रहे हैं एक्यूरेसी में, और किन करते हैं मीडिया को वेट करते हैं, सीड हम उसके ऊपर प्लेस करते हैं, जर्मिनेटर के अंदर रखते हैं। सैंपल साइज़ मैंने आपको बता दिया, हम लाइक 400 सीड हमने लाजमी टेस्ट करने होते हैं किसी भी एक सैंपल में से, और सैंपल जो हमारे पास आता है उसमें से हम वर्किंग सैंपल प्रिपेयर कर लेते हैं। मेथड उसके भी होते हैं जिस तरह हम उसमें देखते हैं, हमारे पास डिवाइडर्स पड़े होते हैं लैब्स के अंदर, हम जितना वर्किंग सैंपल का साइज़ होता है बार बार डिवाइडर में से गुजार के उतना डिज़ायर्ड सैंपल ले लेते हैं। या हमारे पास हैंड हाविंग मेथड होता है इसका कि हम उसको एक स्पेसिफिक वे है, वो लिंक वो यूट्यूब पे आप लिखेंगे ना तो वो बड़ा इजी और बड़ी आसान सी वीडियो है, तो जिसके पास डिवाइडर नहीं है वो उसको भी यूज़ करके हैंड हाविंग मेथड से उसको कर सकते हैं। तो ऑल वी नीड टू डू के लिए हम अपना मीडिया प्रिपेयर करें, उसमें तो पेपर को जो है वो वेट करें, उसके ऊपर उसको प्लेस करें। जितना आप कोशिश करें कि आप कंटेमिनेशन से बचा सकते हैं उतना आप वो कहाँ है एथेनॉल, आप करीब आ जाए एथेनॉल जितना आप कर सकते हैं, जितने अच्छे आपको लगता है कि आपसे वो सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन ज़्यादा है लेबॉर्ट्री के अंदर, आप रूटीन रेगुलरली जो बेंच जिस पे काम कर रहे हैं तो उसको आप
डेली एथेनॉल से साफ़ करें या आप लैमिनर एयर फ्लो, लेकिन लैमिनर एयर फ्लो में वही बात कर रहा हूँ ना कि हम जो है ना वो उन चीज़ों में चले जाते हैं जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। इसका कि एक्रेडिटेड लैब में मैंने लैमिनर फ्लो नहीं देखा। आप एनालिस्ट को ट्रेन करें यार, अपनी सफाई रखे, बेंच की सफाई रखे, सीट पकड़े, मीडिया पकड़े, लगा दे। तो यही चीज़ें हैं ना कि हम लंबे चौड़े कामों में पड़ जाते हैं। वाटर बाउल चलिए शावर पड़ा है, शावर की तरह। स्वीडिश अब इसमें पैट्री प्लेट्स में ये ना, अब मोस्टली हम 2 फिल्टर पेपर नीचे रखते हैं, हम 3 भी रख सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो पेपर है ना इसका समटाइम ये बहुत जल्दी इसमें लूज़ कर जाता है अपना मॉइस्चर, वो ड्राई आउट हो जाता है। तो जितने आप नंबर ऑफ़ पेपर्स नीचे बढ़ा देंगे उतना वो मॉइस्चर लेवल मेंटेन रखेगा। मीडिया जो हमने यूज़ करना होता है उसका करैक्टरिस्टिक्स ये भी होना चाहिए कि वो वाटर होल्ड करके रखे टेस्ट में। ये नहीं है अभी हम पानी लगा के गए हैं, 2 घंटे बाद एनालिस्ट आया सारा कुछ सूखा हुआ है। फिर इसके अलावा आपके जर्मिनेटर के अंदर भी ऑप्शन होता है कि हम उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो लेवल मेंटेन कर देते हैं। नॉर्मली हम 65 टू 70 टू 75% RH मेंटेन करके रखते हैं, उससे फिर हमें इतना ज़्यादा इसमें इशू नहीं होता। और पानी मतलब पानी हमने देना है, हमने इसको फ्लड नहीं करना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पानी खड़ा होगा तो वो उसकी एरेशन जो है उसको कम करने का बायस बनता है। ख़ासकर जब हम ये इस तरह का मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम मीडिया बना के मीडिया इसमें फिल करते हैं। अब ये नहीं है कि हम उसको उंगलियों से दबा के हम जो है ना उसको वो फिल करें, हमने उसको बस सॉफ्टली फिल करना होता है ताकि वो जितना हम दबाएंगे उतनी वो पोरोसिटी कम होगी, एरेशन कम हो जाती है। इसी तरह से वाटर की एप्लीकेशन में भी इसी तरह से ही होता है कि हमने उसको जो है उतना ही वाटर देना है कि यहाँ पे खड़ा चमके ना, फ्लडिंग नज़र ना आए हमें इस तरह से। और दूसरा इससे ये होता है कि हमारे पास जो हमने टेस्ट लगाना होता है जर्मिनेशन का, वो हमेशा लगता है प्योर सीड फ्रैक्शन के ऊपर। प्योर सीड फ्रैक्शन क्या है कि जब सबसे पहले जब हम लेबॉर्ट्री में सैंपल भेजते हैं ना तो उस पर प्योरिटी एनालिसिस करते हैं। प्योरिटी एनालिसिस में क्या होता है, हमें पता चल जाता है इतने % प्योर सीड है, इतने % इनर्ट मैटर है, इतने % अदर सीड्स हैं, तो वो हमें आइडिया हो जाता है। अब जो उसने उस सैंपल को अलहदा किया हुआ है ना, जो प्योर फ्रैक्शन है, वो फिर जाती है जर्मिनेशन के करने वाले एनालिस्ट के पास। क्योंकि अब ये नहीं है कि इसमें मुझे वो जिस तरह इसमें कोई वो आ रहा हो कि वो टूटे हुए सीड हो, ब्रोकन सीड हो, वो इनर्ट मैटर में काउंट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो है वो फिर जो जर्मिनेशन टेस्ट हो जाते हैं, वो जो प्योरिटी एनालिसिस करके जो प्योर सीड फ्रैक्शन हमारे पास अलहदा होती है, हम उस पर उसको करते हैं। तो उसमें फिर जो है अब डिपेंड करता है हमारा लाइक नंबर ऑफ़ सीड हम कितना उस पर प्लेस कर सकते हैं मीडिया के ऊपर। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इनको इवनली जो है वो स्प्रेड करें, ताकि जो है जो जब इसमें से जर्मिनेशन हो के रूट्स निकलें वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा मिक्सअप ना हो जाए। आपने इनको निकाल के उसमें देखना होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ द बैटरी प्लेट, साइज़ ऑफ द ट्रे, आप जो है वो नंबर ऑफ़ सीड उस पर प्लेस कर देते हैं। अगर आपको रूल ये कह रहा हो कि आपने इसको जो है वो नहीं, आप इसको जो है वो बिटवीन दी पेपर करेंगे, ठीक है, तो आप फिर क्या करते हैं, आप 1 या 2 पेपर उसके ऊपर भी जो है वो प्लेस कर देंगे। ये जो पहले तक सिचुएशन थी टॉप ऑफ दी पेपर, सीड जो है वो पेपर के टॉप पे पड़े थे। अगर वो कहते हैं कि जी नहीं है ये बिटवीन दी पेपर आप इसको लगाएंगे, तो आप पेपर उसको रख के अब अच्छा नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है कि इस ऐसे समटाइम हमें आइडिया नहीं हो रहा होता कि ये पानी हम कितना लगा रहे हैं। हम बेसिकली क्या करते होते हैं कि नीट एंड क्लीन बाउल के अंदर वाटर फिल कर लेते हैं, उसमें से ऐसे फिल्टर पेपर को एक दफ़ा गुजारते हैं, वो वाटर जो एक्स्ट्रा होता है वो ऐसे डिप आउट करवा लेते हैं, वो नीचे गिर जाता है, तो दैन हम उसको जो है इसमें प्लेस कर देते हैं। तो रोल टावल के लिए चीज़ इधर आ जाओ जी। लाइक हम रूटीन प्रैक्टिस में ये करते हैं, हम इसमें जो है 15 to 20 सीडी मैक्सिमम रखते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कंजेशन होगी। जब आप उसको इवेलुएट करने के लिए निकालेंगे वो रूट्स टूटती फिर रही होंगी, आपको नहीं पता कि ये रूट आपने निकालते हुए तोड़ दिया है या सीड में से निकली ही नहीं है।
वर्किंग बेंच और ये चीज़ों को आप जितना नीट एंड क्लीन कर लेंगे उतना ही आपके लिए ईजी होगा। अदरवाइज़ ये बहुत कॉमन और रूटीन प्रैक्टिस है कि हमें जो है वो लैब्स के अंदर अक्सर जो है वो पैथोजन जो है वो टेस्ट में हमें फंगस नज़र आ ही जाती है। तो जितना हम यहाँ पे केयर करेंगे उतना ही हमारे लिए उसमें ईजी हो जाता है। जी बिल्कुल वेरी करता है, बिल्कुल वेरी करता है। जिससे मैंने आपको टेबल दिखाया था ना, रूल्स के अंदर मेंशन है कि आप इसके लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। जिसके लिए जिसके सामने जो लिखा हुआ है वो आप सारे यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप कोई और यूज़ नहीं कर सकते। नॉर्मली हम शीट्स हैं इनको इस तरह से कट करके लाइक रोल टावल बनाना होता है तो इसको शॉर्ट हम कर लेते हैं। टॉप ऑफ दी पेपर का ये वाला फैन है या बस ठीक है। हाफ ऑफ दी इसमें टॉवल पे हम पहले पानी लगाते हैं, इनकेस हमें लगे कि ये पानी थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लाई हो गया तो बाद में हम मैनेज कर सकते हैं उसको। इसी तरीके से हम जो है इसके ऊपर सीड प्लेस करते जाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन दी सीड साइज़ आप नंबर ऑफ़ सीड जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और कोशिश ये करनी चाहिए कि एक रो ऐसे जब लगा रहे हैं ऐसे रो में हम, ताकि हम काउंटिंग करनी है, इवन डिस्टेंस हो एक दूसरे के साथ। सोयाबीन जितने लगाने आसान है ना उतने ये हैंडल करने मुश्किल है। ये राउंड है, ये घूमते फिरते होते हैं, इनको रोल करना मुश्किल होता है। अच्छा, जो दूसरी रो लगाते हैं ना हम थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा इस तरह अल्टरनेट कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि रूट्स जो निकलती हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंटेंगल नहीं होती। और लगाते हैं दैन हम एक और शीट इस पर प्लेस करते हैं इस तरह से। वो बाउल लेके बड़ा जरूरी फिर इसको हम ऐसे रोल करते हैं जैसे शवारमा नहीं रोल करते बड़े प्यार से, बिल्कुल उसी तरह से। और फिर इसको हम रबर बैंड से जो है वो इस तरह कवर कर देते हैं ताकि ये अपनी जगह से सीड आगे पीछे मूव ना कर रहे हों। बैंड ये नहीं यार फ्रेश
तरीके होते हैं हमारे पास, ऐसे हमारे पास प्लास्टिक के जिपर होते हैं, जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया था, हम उसमें भी रख देते हैं अगर हमारा जर्मिनेटर के अंदर कोई ह्यूमिडिटी के इश्यूज़ आते हैं ना कि वो बहुत जल्द ड्राई हो रहे हैं, इसमें होता है। या फिर इस तरह से हम करते हैं, सेम जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं टेस्ट लगाने के लिए, उसी में से थोड़ा सा ऐसे बाउल में डाल के हम ऐसे इसको वर्टिकल खड़ा कर देते हैं, वो पेपर में ऑटोमेटिकली मूव होता रहता है, वो कंटिन्यूसली इसको वाटर सप्लाई करता रहता है। जब आप इतना टाइम उसको लगे रहेंगे फिर यही होगा। जैसे आप इसको डिप करके रख दें, ऑटोमेटिकली वाटर इसमें से जो है वो सिप होता रहेगा। इसी तरह से हम जो है इसमें मीडिया प्रिपेयर करके, मीडिया को वेट करके टेबल साफ़ करें, मीडिया के ऊपर पानी डालें, उसको हैंड से मिक्स करते हैं, मिक्स करके इनमें फिल कर दें, सीड लगाएं, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मीडिया कुछ साइड पे बचा लें, दोबारा उसको कवर कर दें। ये नहीं है कि हम पूरा मीडिया फिल कर दें फिर अंगूठे से उसको दबा के सीड को लगाएं, फिर ऊपर से दोबारा उसको दबाएं। सो पहले ही उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ देते होते हैं, थोड़ा सा कम स्पेस रखते हैं, सीड प्लेस कर देते हैं, फिर वो उसमें थोड़ा सा डिप्रेशन, जितने की डेप्थ रखनी होती है उतनी रख के ऊपर दोबारा से मीडिया से हम उसको कवर कर देते हैं। फिर हम उसको जब जर्मिनेटर के अंदर सेट टेम्परेचर पे रख देते हैं, फिर उसके कुछ दिनों के बाद हमने उसको इवेलुएट करना होता है कि हमारे जो हमने लगाए हुए हैं सैंपल्स वो फीड मूस के भी सॉरी आप सॉइल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि आप मीडिया को इतना स्टेरलाइज करके उसमें सॉइल बॉर्न पैथोजन और उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स। वेल देखें, मैं वही बात जो शुरू में कही थी ना कि हम जितनी मर्ज़ी उसमें चले जाएं, सोफिस्टिकेशन में जाना चाहें हम जा सकते हैं, लेकिन पहले हमने मिनिमम जो चीज़ें होती हैं ना उनको मेंटेन करना होता है। ये मुझे इतना इनका आइडिया नहीं है कि ये कहाँ से इंपोर्ट करते हैं या क्या उसमें होते हैं, या दूसरा लेके आओ ट्रे। मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, उसके बाद आप इनको जो है वो वैल्यूएट करना होता है। अच्छा, जब आप इसको वैल्यूएट करने लगते हैं ना, खासकर पैट्री डिश में, आपने इनको ये देखें, ये इनको आपने अच्छी तरह से जो है ना पानी लगा देना है। जितना आप इसको वेट कर लेंगे, उसको थोड़ा टाइम देंगे 5-10 मिनट, आपको सीडलिंग को जो है वो अलहदा करना ईजी होगा। अगर आप इसको नहीं करेंगे, फ़ौरन उसको खींचना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये ऐसे एक दूसरे में फंस के जड़ें टूट रही होंगी इनकी। सो इसलिए इनको पानी से जो है वो टोटली फ्लड कर दिया जाता है इस तरह से, फिर हम उनको जो है वो इवेलुएट करते हैं। तो ये तो अभी हम इधर करते हैं, हम एक टेस्ट जो है वो इवेलुएट भी करते हैं। ये जो मैं बात कर रहा था, जब मेज़ हो गया या वीट हो गया, इसमें ये जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर फर्स्ट अपीयर हो रहा है, दैट इज़ कोलियोप्टाइल। ठीक है, अगर हम उसमें बात करते हैं सोयाबीन हो गया या बीन्स हो गई या डाइकॉट सीड हो गए, उनमें जो फर्स्ट स्ट्रक्चर ज़मीन से बाहर आता है, हमें इसमें से मीडिया से बाहर आता हुआ नज़र आता है, दैट इज़ कॉटिलिडन्स। ठीक है, कॉटिलिडन्स, एंड देन उसी कॉटिलिडन्स से अंदर से जो है वो फर्स्ट लीव या ट्रू लीव जो है वो अपीयर होते हैं। वो है वो मेज़ है, वो वीट है। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था कि हमने गिन के लगाए होते हैं नंबर, हमें यहाँ से पता चल रहा है यहाँ से सीडलिंग निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से। हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि सीडलिंग कहाँ से अभी नहीं निकली। हमने उस शेल को ओपन करना है, वहाँ से सीड बाहर निकालना है, हमने उसको जज करना है कि ये अनजर्मिनेटेड में से किस कैटेगरी में है, ये हार्ड है, ये डेड हो चुका है या फ्रेश है।
ठीक है, हमने उसको करना है कि इस केस में हमारे पास एक ही हम इसमें शेल देख रहे हैं, जहाँ से यहाँ से भी अभी निकलना शुरू हो रही है। तो अच्छा, आप सीलिंग वेलवेट कर रहे हैं, इट्स ईजी कि आपके पास कोई वाटर का जो है वो बाउल भी ज़रूर हो। आप उसको, अब ये बट्टी शट्टी लगी होती है, मीडिया वगैरह आपको पता है इसके साथ होता है, आप उसको जो है वो क्लीन करके हल्का सा ऐसे जो है एक लाइन में ऐसे रखे जाएं। आप पूरे का पूरा उसमें, ठीक है, कौन सा कह रहे थे ये, आपने उसको निकाल के देखना है कि अभी मतलब है किस, अच्छा, आप मुझे कोई बता सकता है कि ये अब किस कैटेगरी में आएगा? एनीवन? ये एबनॉर्मल है। आप देख रहे हैं कि इसमें से सिर्फ रूट निकली है, इसमें से शूट नहीं निकली। ये जर्मिनेटेड सीड है, ठीक है, लाइक इसमें से सीडलिंग बाहर आई है, बट इसमें से हम देखते हैं कि कोलियोप्टाइल नहीं है, इसमें मिसिंग है इसका। तो ये एबनॉर्मल सीडलिंग के अंदर है, ये अनजर्मिनेटेड की कैटेगरी से बाहर निकल गया है। अच्छा, यहीं पे जी जी आपकी प्रेजेंटेशन भी चल रही है ना, जब लास्ट स्लाइड थी आपकी, जी जी अब हमें जो फील्ड में एक सवाल आता है ना फार्मर की तरफ से कि सीड देखिए सही उगा नहीं है तो आपका नहीं उगा या उसकी बिगड़ नहीं है, ठीक है, तो उसके जो मोस्टली आंसर होता है ना जो बनाते हैं हम कंपनी वाले, तो ये तो आपकी ज़मीन सख्त थी, पीएच ज़्यादा थी और रूट जैसे सीधी जानी चाहिए, बिल्कुल वो कार्बो होगी लास्ट स्लाइड में दिया। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो एबनॉर्मल सीड है, ये उसका करेक्टर है कि ये कार्बो ले रहा है? जी बिल्कुल, ये एबनॉर्मल्स की है। तो उसमें कोई मतलब ऐसे कोई जर्म प्लाज्म या कोई जर्म प्लाज्म में नहीं, लाइक मैं इसकी मोटी सी एग्जांपल देता हूँ ना, बीज के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, पता होता है कि बीज के अंदर स्पेसिफाइड है, यहाँ से रूट निकलनी है, ये रूट एपिकल मेरिस्टम का पार्ट है, यहाँ से शूट निकलनी है, यहाँ से कोलियोप्टाइल आना है, यहाँ से कॉटिलिडन बाहर आने हैं। अब ये एम्ब्रियो के वो पोर्शन है, ये एम्ब्रियो के सारे हिस्से हैं और यही लिविंग है सीड के अंदर, यही जिंदा चीज़ है सीड के अंदर। पूरे का पूरा सीड भी जो है वो जिंदा नहीं है। अगर मैं बेस के पूरे सीड की बात करूँ ना, इसमें से सिर्फ एम्ब्रियो वाला पोर्शन है जिंदा है, बाकी इसका जो एंडोस्पर्म है वो डेड है, वो सिर्फ फूड का रिजर्व है कि जब सीडलिंग ने ग्रो करना है उसने उसको खुराक देनी है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, सॉरी मेरी बात कंप्लीट होने दें, इसका मतलब ये हुआ कि एम्ब्रियो का वो वाला पोर्शन जहाँ से शूट निकलनी थी वो डेड हो चुका है, या उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आ चुकी है ड्यूरिंग स्टोरेज, ड्यूरिंग हैंडलिंग, जो वेयर हाउस में पड़ा था। उसका मतलब है कि जो आप वाटर अंडरस्टैंड तो उसका कुछ टेम्परेचर आपका लो हुआ है या उसके हैंडलिंग में कुछ हुआ है, वो इशू है, इसकी रीजन क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें ना, स्टोरेज में आप हाई मॉइस्चर पे सीड रख देंगे तो वो नहीं बचेगा। जैसे आप मॉइस्चर डाल देते हैं, माइट में ज़्यादा पानी लग जाए किसी में, आप ये मैं वही बात कर रहा हूँ ना, ये मैं मेरी बात सुने ना, मैं वही बात कर रहा हूँ कि इसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। मैंने पहली बात ये किया कि आपके एनालिस्ट को प्रोफिशिएंट होना चाहिए, उसको ट्रेंड होना चाहिए, उसकी वजह से ये काम नहीं होना चाहिए। मसलन वो पानी लगा के सारा बेड़ा गर्क करके अगली कंपनी को कह दे कि अगले दिन के जनाब सैंपल फेल है, लाट गिरा दें, हालांकि वो उसकी हो सकती है। क्वेश्चन और था, आप ना लैब कर जा रहे, क्वेश्चन ये था कि फील्ड के अंदर जब कोई भी कंपनी वाले या एग्रीकल्चर के लोग जाते हैं ना, तो फार्मर कहता है आपका सीड ठीक नहीं है, हाँ जी, उनका ठीक नहीं है, उसके अंदर जो मीडिया है सॉइल, उसका क्या किरदार है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है उसका क्या किरदार है, जो आप अब नॉर्मल कह रहे हैं। अब नॉर्मल जो है वो सीड का करेक्टर है, लेकिन जो नाउन है उसकी वजूहात सॉइल भी हो सकती है और इन्वायरमेंट भी हो सकती है सर। इसके लिए एक मिनट पहले उनको क्लियर कर लेंगे। उसी से रिलेटेड मैं उसी अच्छा, कर रहा हूँ। चलिए। दो चीज़ें इकट्ठी हो गई, एक हो गई फील्ड हो गई इकट्ठी, एक हो गई हमारी लैब। अब फील्ड में तो न बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कि पीएच आई है, कोई डेवलप आ गया नीचे, ठीक है, मैं पहले वही सवाल है। अच्छा, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात कंप्लीट हो लेने दें, फिर इंशाल्लाह ये हो जाएगा। फील्ड में अगर आप समझते हैं ना कि जी एनालिस्ट कहता है कि जी जर्मिनेशन ठीक थी, जर्मिनेशन ठीक थी, मैंने चेक किया लॉट ठीक है, फार्मर कहता है कि जी मेरे फील्ड में आके मसला हो गया है, मेरे फील्ड में नहीं होगा, मेरे इसमें मसला है, हम फिर उसकी अगला जो मरहला होता है हम उसके विगर टेस्ट पे जाते हैं, हम उसकी चेक करते हैं विगर में हम क्या करते हैं, इसी सीड को हम
अब ऑप्टिमम कंडीशन ही देंगे, अब हम इसको स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट देंगे। हम इसको लाइक मेज़ के अंदर अगर मैं विगर टेस्ट की बात करूँ, स्ट्रेस टेस्ट जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ कोल्ड टेस्ट। तो हम फिर उसको विगर टेस्ट से चेक करते हैं। सीड का वायबल होना और सीड का विगरस होना ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। जब हम लैब में बात करते हैं तो हम हमेशा जब जर्मिनेशन टेस्ट की बात करते हैं तो हम उसकी वायबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि फील्ड में भी वो जाके परफॉर्म करेगा तो उसके लिए हम फिर विगर टेस्ट भी करते हैं। तो ये कॉमन प्रैक्टिस होती है लैब्स की। हमने विगर टेस्ट इसका पार्ट नहीं बनाया हुआ था इस ट्रेनिंग का अभी, तो हम चाहते थे कि पहले हम पहली चीज़ पे पहले स्टेप पे पहुँचें, इंशाल्लाह इसमें वो भी हो। तो वो हम विगर से कंफर्म करते हैं कि आइदर अगर विगर भी ठीक नहीं है, अगर विगर में रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं फिर वो फार्मर के एंड पे मसला हो सकता है। अगर विगर टेस्ट में परफॉर्म नहीं हुआ इट मीन्स वो सीड का मसला है। ये होता इसलिए अब जो फील्ड है यहाँ माजरत के साथ जी प्लीज, जो हमारे मोस्टली टेस्ट होते हैं वो वाइबिलिटी के टेस्ट होते हैं, वो विगर टेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम फार्मर फील्ड पे हमें फेस करना पड़ता है। उसमें यही चीज़ होती है कि हम जो है हम ये कंसीडर कर लेते हैं, हम हमारे मोस्ट ऑफ दी पीपल, हमारे मोस्ट ऑफ दी लाइक कंपनी मेंबर्स या जो भी हम उसको कहें, हमारे इवन इंस्टीट्यूट्स पे बैठे हुए लोग वो सिर्फ वायबिलिटी पे इन्हिसार करते रहते हैं। उसमें अगर विगर टेस्ट किए जाएँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं मल्टी, वो दोनों चीज़ें लाजमी करते हैं। वो ये वायबिलिटी टेस्ट भी करते हैं, वो विगर टेस्ट भी करते हैं, वो फील्ड के अंदर ग्रोथ टेस्ट भी करते हैं, फिर वो जो है वो मार्केट में रिलीज करते हैं अपना रिजल्ट के ये हमारे रिजल्ट्स हैं। विगर टेस्ट पे तो आप ये उगाओगे ही ना विंडो कंडीशन में। विगर टेस्ट में इस तरह नहीं होता। विगर टेस्ट में हम इसमें तो है ना, इसको हमने बड़ा पैम्पर करके बड़ा बेहतरीन तरीके से टेम्परेचर दिया हुआ है। इसका फॉर एग्जांपल मैं कॉर्न की बात करूँ, इसको मैं नॉर्मल उसमें लगा रहा हूँ तो मैं फॉर एग्जांपल 25 टेम्परेचर सेट किया हुआ है। जब मैं इसको विगर टेस्ट पे लेके जाऊँगा मैं इसका टेम्परेचर ले आऊँगा 10 डिग्री सेल्सियस पे। पूरा हफ्ता मैं इसको पूरा हफ्ता 10 डिग्री सेल्सियस पे ठंड का झटका लगवाऊँगा, फिर इसको मैं नॉर्मल कंडीशन में लेके जाऊँगा, फिर चेक करूँगा कि परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। दैट इज़ विगर टेस्ट। या इसके और तरीके होते हैं विगर टेस्ट करने के, और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली ना ये देखते हैं आप स्टूडेंट्स भी इसमें सारे काफ़ी ज़्यादा हैं, ये मेन इशू आता है ये फील्ड में ना, ये वाला। और मोस्टली लोग क्या बनाते हैं कि ज़मीन का पीएच हाई है, ज़मीन का डबल आ गया, ज़मीन पे आते ही नहीं किया आपने, पानी ज़्यादा लगा दिया आपने। तो प्रॉब्लम जो मैं आपने जवाब दे दिया कि सीड में इशू है, वो असल कहानी ये थी बीच में सर। वो मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर वायबल हो है लेकिन विगरस नहीं है। अब जो मैं बात कर रहा था, आप देख रहे हैं हमारी मोस्टलिंग सीडलिंग जिसको भी निकालेंगे बिल्कुल इसी तरह से फाइन रूट, बिल्कुल फाइन उसका कोलियोप्टाइल एंड देन लीव्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। एंड व्हाट वी गॉट फ्रॉम दिस रिजल्ट दैट अगर हमने ये 100 सीड लगाया हुआ था उसमें से हमें लाइक 1 या 2 एबनॉर्मल मिल रही है, क्योंकि अभी मैं इसको भी जो है वो थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाऊंगा लेके, क्योंकि ये कोलियोप्टाइल जो है ये निकलते सारी जो है वो बेंड होना शुरू हो गया है, ठीक है। ये मेरे पास एबनॉर्मल सीडलिंग है, ये मेरे पास एबनॉर्मल सीडलिंग है। मैं कोई भी हार्ड सीड या फ्रेश अनजर्मिनेटेड सीड जो है वो नहीं देखा इसमें। ये आप इसमें देखें कि ये कोलियोप्टाइल थोड़ा सा स्प्लिट होकर इसे बेंड हो चुका है, ये भी मैं इसको एबनॉर्मल में कंसीडर करूँगा, ठीक है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, वो सीड से थोड़ा सा ग्रीन कलर निकला, उधर से थोड़ी सी वाइट रूट निकली, वो जर्मिनेट कर गया, ओके हो गया। ये ओके नहीं होता, ठीक है। इसमें भी आपके पास क्राइटेरिया है। अब बज़ाहिर ये हम देखने वाले को ये है, लेकिन मेरे लिए ये अबनॉर्मल है। मैं इसको जर्मिनेशन परसेंटेज डिक्लेयर करूँगा तो मैं 1 + 1 2 ये निकाल दूँगा, मैं कहूँगा कि 98% जर्मिनेशन है। बज़ाहिर देख के ऐसे नहीं करूँगा ठीक है जी सारे उग गए हैं, चलो जी ये 100% है, राइट। Silva sir simply कहते हैं कि विगर टेस्ट will never replace germination test, rather it will enhance the characteristics of the seed. सर ये विगर और वायबिलिटी में मैं विगर और वायबिलिटी की मैं ऐसे ही बात करता हूँ कि एक एथलीट है, ठीक है, उसकी एज है 25 ईयर, वो यंग है, भले उसने कोई ओलंपिक मेडल नहीं जीता हुआ, कोई नेशनल मेडल भी नहीं जीता हुआ। एक है एथलीट जो कि 90 की एज में पहुँचा हुआ है, 10 ओलंपिक मेडल जीते हुए हैं। हम दोनों को दौड़ाना शुरू कर दें, ठीक है, तो कौन ज़्यादा दौड़ेगा? 25 वाला दौड़ेगा ना, जिसकी विगर अच्छी है। तो हमें भी जो है वो
इन चीज़ों पे आना है चाहिए हमारे, कि हम सिर्फ वायबिलिटी टेस्ट पे रिलाई नहीं करें, हम विगर टेस्ट पे रिलाई करें, और वायबिलिटी टेस्ट भी जिस तरह कंडक्ट होना चाहिए उस तरह कंडक्ट करें कि हम ये ओके जी रूट निकल आई है, शूट निकल आई है, ये जर्मिनेट कर गया, ये मेरे लिए जर्मिनेट नहीं किया हुआ, ये मेरे मुताबिक फील्ड में जाके ये फेल होगा। एग्जैक्टली हमारे यहाँ जो मुद्दा है ना सीड बिजनेस में, वो कहते हैं उग पे है ना पहला इम्तिहान हम पास करेंगे, बाकी आगे क्या बनता है वो अलग जिम्मेदार ने So that's all. बन गया।